नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि जो आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो रह जाता है वो शिक्षा है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि देश में जब बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नई शिक्षा नीति पर मुहर लगने के साथ ही करीब 34 साल बाद हिंदुस्तान में बदल गया शिक्षा नीति का पैटर्न। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को रिकॉर्ड बहुमत मिला। जवाहरलाल नेहरू के पौत्र और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने देश की सत्ता संभाली। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब वह देश की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव लाना चाहते थे। सत्ता संभालने के 1 साल के बाद ही राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तब्दील कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त वह कई सलाहकारों से घिरे रहा करते थे। तब उन्होंने सलाहकारों के इस सुझाव को माना कि शिक्षा से जुड़े तमाम विभागों को एक छत के नीचे लाया जाना चाहिए। इस तर्क के आधार पर 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था और पीवी नरसिम्हा राव को इस मंत्रालय की कमान सौंप दी गई। तब संस्कृति, युवा और खेल जैसे विभागों को शिक्षा से जुड़ा मानते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। इसके लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। इसके अगले वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। मानव को संसाधन मान सकते हैं क्या? जवाब नहीं, क्योंकि ये हमारे भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने साल 2018 के अधिवेशन में इस बात को उठाते हुए इसे बदलने की मांग की थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलते हुए शिक्षा मंत्रालय कर दिया, जिसके बाद एचआरडी मिनिस्टर अब हो गए हैं शिक्षा मंत्री। और इसी मंत्री ने बदलाव पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। शिक्षा नीति अगर सरल भाषा में कहें तो कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने सालों का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौन से साल में होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा, इस तरह के नियम तय करने वाली नीति और इन नियमों की एक नई नीति नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। इस नीति के तहत क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक
उस पर बल दिया जा रहा है। आज़ादी के 21 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह कोठारी कमीशन 1964-1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित हो कि नामांकन के बाद हर बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया था। 3 भाषा का फॉर्मूला पेश किया जाना चाहिए, जिसमें माध्यमिक स्तर पर एक छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही अपने क्षेत्र की भाषा को जानना चाहिए। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारण के लिए शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी योग्यता और प्रशिक्षण बेहतर होना चाहिए। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखने, पढ़ने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। देश के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो, शिक्षा प्राप्ति का समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के बच्चे, लड़कियों और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 18 साल बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई। नीति का मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा में समान अवसर मुहैया कराना था। नीति के तहत ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की शुरुआत भी की गई। नतीजा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सामने आई। ग्रामीण शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात भी जोर शोर से की गई। इसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया। 1986 की नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा पेश किया गया। शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर रहा। पिछड़े वर्गों, दिव्यांग और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने पर जोर दिया गया और कहा गया कि देश में गैर औपचारिक शिक्षा में नेटवर्क को पेश किया जाना चाहिए। साथ ही 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। महिलाओं के मध्य अशिक्षा की दर को कम करने के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। संस्थानों को आधारभूत संरचना जैसे कंप्यूटर, पुस्तकालय जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों के लिए आवास, विशेष रूप से छात्राओं को आवास उपलब्ध कराना, शैक्षिक विकास की समीक्षा करना और शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों के निर्धारण में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गैर सरकारी संगठनों को देश में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव और फिर 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी अपने अपने तरीके से शिक्षा नीति में बदलाव किए। 5 में एनसीईआरटी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, एनसीईआर 2005। उसमें स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी सुधार की घोषणा की गई। 2009 में भी शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया गया। वर्तमान में जारी 10+2 एजुकेशन के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। देश भर के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने की शुरुआत हुई। भारत में जैसा शिक्षा पैटर्न है और जैसी जटिलताएं इसमें रही हैं, लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इसमें कुछ अहम परिवर्तन किए जाएं और इसको मॉडिफाई किया जाए। वो तमाम लोग जो भारतीय शिक्षा पद्धति और उसके नियमों से अब तक संतुष्ट नहीं थे, उनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा नहीं छोड़ा। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी। 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9-10 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को इस नीति का ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्री ने लोगों के सुझाव मांगे और 2 लाख सुझाव आए। इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड,
यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक एक साथ पढ़ाई, कई चीज़ों को महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिसका अब सीधा फायदा इन कोर्सेज से जुड़े छात्रों को मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा? नई शिक्षा नीति पर जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा बहस हो रही थी वो ये है कि अब इसके दायरे में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ एग्रीकल्चर, चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया। आजकल चूँकि पढ़ाई के बाद छात्रों को नौकरी हासिल करने में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए माना यही जा रहा है कि नई शिक्षा नीति से ये संकट दूर होगा, छात्रों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। बता दें कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे जोड़ना है। कुछ सवाल जो नई शिक्षा नीति को लेकर आपके मन में उठ रहे होंगे, पहले उसको दूर कर देते हैं, फिर विस्तार से इसका MRI स्कैन करेंगे। क्या छात्रों के लिए सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी जरूरी? छात्रों को साल भर पढ़ने की ज़रूरत। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं सेमेस्टर आधारित, वर्ष में 2 सेमेस्टर, हर 6 महीने पर एक परीक्षा, दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर मार्कशीट बनेगी। छात्र को पसंद की भाषा चुनने की छूट मिलेगी। छात्र पसंद की भाषा में परीक्षा देंगे। छात्रों का रिपोर्ट कार्ड पहले की तरह बनेगा। व्यवहार, प्रदर्शन और मानसिक क्षमता का ध्यान। रिपोर्ट कार्ड यानी 360 डिग्री असेसमेंट। छात्र खुद को भी अंक देंगे, शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे, छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज के छात्रों के लिए क्या बदलाव? कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कम हो तो CAT और 12वीं कक्षा के नतीजों को जोड़कर दिया जाएगा। छात्र अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी न कर पाए तो 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ दिया तो डिप्लोमा, 3 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ दिया तो बैचलर डिग्री और 4 साल के कोर्स के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ डिग्री। इस शिक्षा नीति में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में ही दी जाएगी। व्यवहारिक ज्ञान, कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ अब मेन सिलेबस का हिस्सा। इस बात में कोई शक नहीं कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषय एक समय के बाद बोझिल हो जाते हैं। शायद यही वो कारण था जिसके चलते पूर्व की शिक्षा नीति में आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योग को सहायक पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर में डाला गया था। नई शिक्षा नीति में सारा जोर छात्रों में लाइफ स्किल के लिए डाला गया है, तो अब ये सभी विषय मेन सिलेबस का हिस्सा होंगे और उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहा जाएगा। स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4 फार्मूला। फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें से 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। प्री प्रिपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। विज्ञान, गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकेंगे। एजुकेशन 4 हिस्सों में बांटे गए हैं, 5+3+3+4। पहले 5 वर्ष फाउंडेशन के होंगे। इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे प्रवेश कर सकेंगे। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में बच्चों को स्पेशल ट्रेन टीचर के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, जिसमें खोज, खेल, कला, पेंटिंग, इंडोर, आउटडोर एक्टिविटीज शामिल होंगी। पहले यह थी व्यवस्था। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। बोर्ड परीक्षा को लेकर नियम,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा का पैटर्न ऐसे सेट किया जाएगा ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार का तनाव न हो। इस नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की घोषणा की गई है। बोर्ड परीक्षाएं 2 भागों में या 2 लेवल की परीक्षा के तौर पर बांटा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होंगे। 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। इसी के साथ इस साल बोर्ड सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक शिक्षा सीखी है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी। शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च को सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 6% तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने कहा, खास तौर से शिक्षा से जुड़ी कई अहम चीज़ों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। 6 अहम पहल। बोर्ड परीक्षाएं वास्तविक सेमेस्टर और मॉड्यूलर आधारित होंगे या 2 भागों या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। विधि चिकित्सा कॉलेजों को छोड़ सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। एमफिल को खत्म किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांटा जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी तरह अगर आप 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षणेत्तर गतिविधियों के भी अंक जुड़ेंगे। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल नंबर देते समय उनके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनके प्रदर्शन और उनका मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी इसका आकलन करेंगे। 360 डिग्री होलिस्टिक एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा और बच्चों का मूल्यांकन विषय की मूलभूत ज्ञान के आधार पर ही किया जाएगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में भी मिल सकेगा कॉलेजों में दाखिला। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके नंबर्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो अब आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को भी आपके 12वीं कक्षा के नतीजों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधान के मुताबिक 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होगी। इस नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि पूरे देश में 5वीं क्लास तक निश्चित रूप से 8वीं तक वरीयता के आधार पर और उसके बाद ऐच्छिक आधार पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा से छात्रों का संबंध गाँव, घर और परिवार में ही नहीं स्कूलों में भी बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में मातृभाषा में सिलेबस पढ़ाने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी बोली में अपनी पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगी, इसको लेकर उनकी रुचि बढ़ेगी और आगे चलकर उनका हायर एजुकेशन इसके बेस मजबूत होगा। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही,
उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। नई शिक्षा नीति के पीछे काम कर रहे विजन की तारीफ करते हुए शिक्षाविद कहते हैं कि इस पर अमल आसान नहीं होगा। सच यही है कि कोई भी नया परिवर्तन लागू करना आसान नहीं होता, उसमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं, पर उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिक्षा नीति को आकार देने वाली सरकार इसे व्यवहारिक जामा प्रदान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। अब जबकि नई शिक्षा नीति आ गई है, पुरानी चीज़ों में कई बदलाव किए गए हैं, तो सरकार द्वारा जनता को फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से लागू की गई इस व्यवस्था का कितना फ़ायदा होता है, फैसला वक्त करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी सामाजिक संपदा, देशज ज्ञान और लोक भावनात्मकता को आधुनिकता से जोड़कर यह शिक्षा नीति भारत में पूर्ण नागरिक के निर्माण का पथ प्रशस्त कर पाएगी। आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो ऐसे ही क्षेत्रित मानुष उसकी आधारशिला बनेंगे। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।